तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देखी थी, तो उन ज्योमेट्रीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ PCl फॉर पॉजिटिव आयन। अगर कोई पॉजिटिव आयन की ज्योमेट्री पता करनी है तो बेसिकली रूल्स वही सारे लगेंगे। सेंट्रल एटम फास्फोरस है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +3 है। सेंट्रल एटम फास्फोरस है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +5 है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 P3 D0 होगा। इन द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने थे। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बट चूंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते, या तो अभी हटा दें या अभी ना हटाएं, इसको रहने दें। फिर इसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास 5 होते हैं, क्लोरीन के पास हर एक क्लोरीन के पास 7 होते हैं। 7 4 28 + 5 33, तो 32 ले लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 33 आने थे, पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 लेंगे। तो 16 - 12 4 हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमने जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो एक s और 3p को हाइब्रिडाइज करेंगे तो फास्फोरस के आसपास 1 2 3 4 ऑर्बिटल आएंगे। ये एक क्लोरीन से बॉन्ड करेगा, 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 और ये वाला चला जाएगा। तो उसके कारण फास्फोरस पे प्लस चार्ज आएगा। तो या तो हम इसको पहले ही भगा देते और या फिर अभी निकाल देंगे। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। द ज्योमेट्री ऑफ PCl फॉर पॉजिटिव आयन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो पॉजिटिव आयन की ज्योमेट्री यदि बनानी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ज्योमेट्री ऑफ PCl6 नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन है, फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी वही करेंगे, बट अब की बार एक नेगेटिव चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देंगे। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +5 है। तो पहले तो ये कर लिया। अब उसके बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये P नेगेटिव आयन हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास में 5, पर एक एक्स्ट्रा आया तो उसको 6 गिनेंगे, और 7 6 42, 42 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में, तो 42 + 6 48/2, 24 - 3 टाइम्स ऑफ 6, 24 - 18 comes to be 6। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 D2। तो एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। इसके कारण फास्फोरस, जो कि अब नेगेटिव चार्ज फास्फोरस है, उसके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और ये नॉर्मल फास्फोरस नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज फास्फोरस है।
इस नेगेटिवली चार्ज फास्फोरस के आसपास 6 क्लोरीन बॉन्ड बना के लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने को, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। तो अगर किसी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। और ये जो फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आया है ये इसका फॉर्मल चार्ज है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मल चार्ज अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से ज्योमेट्री ऑफ I3 1 माइनस आयन, I3 1 माइनस आयन, इसमें तीनों एटम आयोडीन है। तो हम मान लेते हैं कि एक एटम आयोडीन से एटम होगा, एक आयोडीन एटम सेंट्रल एटम होगा। दरअसल I3 1 माइनस आयन की ज्योमेट्री इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल बताए जिनमें मेथड लग जाती है। कुछ एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, ओजोन, अमोनियन, नाइट्रिक एसिड, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। बट कई मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनकी ज्योमेट्री आप नहीं पता लगा सकते। उनकी ज्योमेट्री आपको पहले देखनी पड़ती है कि क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये ज्योमेट्री कैसे बनी होगी। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री कैसे बनी होगी हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ज्योमेट्री कैसे आई होगी। I3 नेगेटिव आयन, इसकी ज्योमेट्री हम अपने कॉमन सेंस से बना सकते हैं। I3 नेगेटिव आयन में देखा जाए तो वो मेथड नहीं लग पाएगा जो 7 स्टेप्स के मेथड मैंने बताया। अगर हम इसमें सेंट्रल एटम ढूंढे तो 3 आयोडीन में से मान लिया कोई एक आयोडीन सेंट्रल एटम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आएगा हर एक आयोडीन का, और फ्रैक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कर नहीं सकते, तो इसलिए ये तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। हम अगर अपना कॉमन सेंस यूज करें और ये बोले कि जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं रह सकते, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, तो I3 1 माइनस आयन बजाय 3 आयोडीन हर एक पे -1/3 चार्ज हो, इस तरह से 3 आयोडीन एटम से मिलके बना होगा I3 1 माइनस आयन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर X, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। हर एक आयोडीन पर -1/3 चार्ज होगा, इससे ये I3 1 माइनस आयन बना होगा। या ये I3 1 माइनस आयन दो नॉर्मल आयोडीन एटम और एक आईटी आयन से मिलके बना होगा। ज्यादा लॉजिकल बात यह है कि I3 1 माइनस आयन इन 3 एटम से मिलके बना होगा बजाय ऐसे 3 के, बिकॉज चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम मान लेते हैं कि I3 1 माइनस आयन जो है वो इस प्रकार से 3 आयंस का मिलके बना होगा। अब हम उसमें से इसको सेंट्रल मान लेते हैं, इन दोनों को उससे अटैच कर देंगे, इसको सेंट्रल आयोडीन मान लेते हैं। इस आयोडीन के पास में आसपास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अनपेयर्ड होगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अनपेयर्ड होगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अनपेयर्ड होगा। इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इसको सेंट्रल मान रहे हैं
अच्छा, I3 1 माइनस आयन में हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा, ना तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वाला चीज काम कर रही है, ना तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीज काम कर रही है। I3 1 माइनस आयन में अगर एक आयोडीन को हमने सेंट्रल एटम माना और दो उससे जुड़े हुए हैं ऐसा मान लेते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के पास में 8, इसके पास 7, इसके पास 7, दैट कम्स टू बी 22 बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, क्योंकि सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी के एटम का नंबर लेते हैं, तो 11 माइनस 6 5, हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। ये ठीक आ, हाइब्रिडाइजेशन इसमें ठीक आ रहा है, मगर हम अपने कॉमन सेंस से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो I माइनस आयन को अगर हमने सेंट्रल माना है तो आयोडीन का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 5s2 5p5 5d0। ये आयोडीन का होता है, लेकिन ये आयोडीन 1 माइनस आयन है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा होगा, तो उसको यहां कर दें, तो ये I1 माइनस आयन का स्ट्रक्चर है। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दें ताकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आया था, लेकिन हमने इसके इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया, ये इसकी एक्साइटेड इट है। अच्छा, क्यों भेजा? ये I1 माइनस आयन को 2 आयोडीन से कंबाइन होना है, इन दोनों आयोडीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे 2 आयोडीन कंबाइन होना है तो उनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास होना चाहिए। अभी हाइब्रिडाइजेशन मैंने करा दिया sp3d, फॉर्मूले से भी आ रहा है, या हम कॉमन सेंस से यूं भी कर सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये लोन पेयर रहेगा, ये लोन पेयर रहेगा, ये लोन पेयर रहेगा, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये सभी को हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, पाई बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इस आयोडीन के पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, जिसमें से एक लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में, दूसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में, तीसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में रहेगा। इस ऑर्बिटल से एक नॉर्मल आयोडीन आके लगेगा, इस ऑर्बिटल से एक आयोडीन आके लगेगा, तो दिस ज्योमेट्री विल बी लीनियर, जिसमें बीच वाला आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज रहना है। तो बिना हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगाए, बिना काफी कुछ काम किए भी डायरेक्ट ज्योमेट्री जस्टिफाई की जा सकती थी। यहाँ पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करके बात बता दी। तो I3 1 माइनस आयन का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ है, तो हम अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उस मैनिपुलेशन के थ्रू ज्योमेट्री डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑफ I3 1 माइनस आयन, तो ये हमने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे जिनकी ज्योमेट्री हम बना सकते थे बाय यूजिंग आवर सिंपल कॉन्सेप्ट्स, बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री हम बना नहीं सकते, उनकी ज्योमेट्री हमें पता ही होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पता लगती जाएगी,
आप उनको याद करिए। अगर हमें वो ज्योमेट्री पता है तो हम उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाते हैं क्या? अगर हमें वो ज्योमेट्री पता है तो क्या हम उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये ज्योमेट्री कैसे क्रिएट हुई होगी? फॉर एग्जाम्पल द ज्योमेट्री ऑफ फास्फोरस P4। फास्फोरस टेट्राएटॉमिक सॉलिड होता है। एक फास्फोरस मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम होते हैं। नाउ P4 की ज्योमेट्री हम मेथड से बता नहीं सकते। यदि आप उस मेथड के सारे स्टेप्स लगाओगे तो P4 की ज्योमेट्री नहीं बता सकते। इसमें एक फास्फोरस एटम को सेंटर पे मान के 3 फास्फोरस को कॉर्नर पे मान लिया। तो इसमें एक तो फास्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है, उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, तो आप उसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं सकते। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल का ये रहता है। आप इसमें इसको यहाँ पेयर भी कर देंगे तो भी एक अनपेयर्ड तो बचेगा ही। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकते, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप कर देंगे तो बॉन्डिंग किससे कराएंगे? फिर 3 फास्फोरस से उसको जुड़ना है। दूसरा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हर फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं, 4 फास्फोरस है, वेल इलेक्ट्रॉन 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी के एटम का नंबर, दैट कम्स टू 10 माइनस 9 1। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल की कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? इंटरमिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो कम से कम 2 ऑर्बिटल तो मिक्स होना चाहिए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है 1, तो P4 की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। तो फिर हम इसकी ज्योमेट्री पहले पता कर ले, और पता करने के बाद इस ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाते हैं। P4 की ज्योमेट्री कैसी होती है? P4 की ज्योमेट्री इस प्रकार की होती है कि 4 फास्फोरस एटम एक टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे आपस में जुड़े रहते हैं। 4 फास्फोरस एटम टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे आपस में जुड़े रहते हैं। हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर रहता है। तो ये 4 फास्फोरस एटम एक टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पर जुड़े हुए हैं। This is the geometry of phosphorus atom, phosphorus molecule. Now how can we explain this geometry? फास्फोरस के स्ट्रक्चर में ये एंगल करीब 60 डिग्री होता है। How can we explain this geometry? We can say that phosphorus का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0 है। फास्फोरस P3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। एक फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो इस फास्फोरस के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक में लोन पेयर है, तो बचे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रा में, एक में लोन पेयर है, बचा पिरामिड। ऐसा एक और फास्फोरस है, उसके पास भी यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके पास भी एक लोन पेयर है और एक पिरामिड है। फिर एक फास्फोरस और है, उसके पास भी यही कंडीशन है। तो दरअसल ये एक टेट्राहेड्रा नहीं है,
बल्कि ये 4 टेट्राहेड्रा साइक्लिक में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक टेट्राहेड्रा ये है, एक टेट्राहेड्रा ये है, एक टेट्राहेड्रा ये है और एक टेट्राहेड्रा ये है। ये 4 टेट्राहेड्रा आपस में साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं। फास्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये p4 की ज्योमेट्री है। दिस इज रेड फास्फोरस और ये बहुत रिएक्टिव होता है, मगर इसमें एक दिक्कत है। अगर हर फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ये 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था ये वाला, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक टेट्राहेड्रा से दूसरा जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ के पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है, तो ये टेट्राहेड्रा थोड़ा स्क्वीज होके थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा ऐसा, और ये एंगल 109 डिग्री के बजाय 60 डिग्री पे आ जाएंगे। मगर नॉर्मल एंगल जिस एंगल को 109 डिग्री का होना चाहिए था वो एंगल कम होके 60 डिग्री पे आ गया है। 49 डिग्री एंगल कम हो गया है। दिस विल क्रिएट अनस्टेबिलिटी, जिस कारण ये फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है और ये अपने इस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहेगा। इसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। नॉर्मल एंगल जो होना चाहिए, यदि उससे डिविएशन आता है, द डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जो डिविएशन आता है दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। 109 डिग्री एंगल होना चाहिए था, वो एंगल 49 डिग्री कम हो गया है। तो ये इस पूरी रिंग में एक टेंशन क्रिएट करेगा। अगर आप एक रिंग है उसमें जो चीजें जहां लगी रहनी चाहिए थी उनको छोड़कर आप ऐसा स्क्वीज कर दोगे तो रिंग वापस ऐसी होना चाहेगी। तो ये एंगल स्ट्रेन इस स्ट्रक्चर में जो है ये इस स्ट्रक्चर में टेंशन क्रिएट कर रही है, जिससे ये स्ट्रक्चर बहुत रिएक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है। फास्फोरस का एक और एलोट्रॉप रहता है व्हाइट फास्फोरस। वो क्या करता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है और फास्फोरस का टेट्राहेड्रा का अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा फैल सकता है, रिलैक्स हो सकता है, बट इससे फास्फोरस की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक। ये वाले दोनों तो ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस वाले फास्फोरस के ये दो बॉन्ड तो बने हुए हैं इन दोनों के कारण, बट ये बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो फास्फोरस अपनी उस रिंग में एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए एक दूसरे प्रकार के एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर में जाता है। जिसको यहां वाला बॉन्ड तोड़ देता है और ऐसे फास्फोरस यूनिट्स जुड़ती जाती हैं, लीनियर चेन बनाती हैं, एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वैलेंसियां खाली छूटी रहना इंडिकेट करता है कि ऐसी n नंबर ऑफ हिट्स, ऐसी n नंबर ऑफ यूनिट्स कंटिन्यूअसली जुड़ गई हैं। दिस इज व्हाइट फास्फोरस जो कि कम रिएक्टिव होता है। तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहेगा, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर ये रहेगा।
और ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ये कम रिएक्टिव रहेगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पता करने के बाद एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हर फास्फोरस एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हर फास्फोरस एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस है, और हर फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है। और स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी रिलेट हो रही है। इसके स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये थोड़ा, ये बॉन्ड ब्रेक होने से ये एंगल रिलैक्स हो गया, ये एंगल बढ़ जाएगा। 109 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फैल जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कम रिएक्टिव रहता है। नाउ phosphorus reacts with oxygen to form oxide P4O6। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड P4O6 बनाता है, जिसका इंपीरिकल फार्मूला है P2O3। इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। And also phosphorus reacts with oxygen to form phosphorus pentaoxide। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फास्फोरस में ये बॉन्ड टूटने से ये स्ट्रक्चर थोड़ा रेस हो गया, बट तब भी ये एंगल पूरा 109 डिग्री का नहीं हो पाता है। तो प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। P4O6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेडिक्ट कीजिए। चाहिए क्या हो सकता है? तो P4O6 की ज्योमेट्री, P4O6 की ज्योमेट्री में ये बॉन्ड अकेले टूटने से उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती। P4O6 की ज्योमेट्री कैसी रहती है? ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और सारे टूट जाते हैं, बट अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो ये दोनों एटम जुड़े कैसे रहेंगे? ये बॉन्ड टूट जाता है और बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो एक फास्फोरस ये एक टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे लाई करते हैं, एंड दिस डॉटेड लाइन डज नॉट इंडिकेट एनी बॉन्ड, बट दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट द पोजीशन। 4 फास्फोरस एटम टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे है, मगर आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, वाया एक ऑक्सीजन ये आपस में जुड़ते हैं। तो एक ऑक्सीजन 2 फास्फोरस एटम को ब्रिज करती है, और ऐसे टेट्राहेड्रा की हर एक एज पर ऐसा होता है। टेट्राहेड्रा की 6 एज होती है, तो 6 एज पर ऐसा होगा। तो एक ऑक्सीजन वहां लगा, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ऑक्सीजन। टेट्राहेड्रा की हर एक एज पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो स्टिल ये फास्फोरस देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस ही है, ये टेट्राहेड्रा ही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस। बट अब की बार क्या है, एंगल फैल गया और 109 डिग्री प्रॉपर आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। हर फास्फोरस एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस एटम रहता है।
तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ P4O6। 4 फास्फोरस एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है P4O6, मगर उस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं P2। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल तो है P4O6, बट इंपीरिकल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज P2O3। तो ये ऐसी ज्योमेट्रीज हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, मगर अगर हमें पता है, दिख रही है सामने लिखी हुई, तो फिर हमें एक्सप्लेन करते आना चाहिए। देयर आर नो डायरेक्ट पीपी बॉन्ड। इस ज्योमेट्री में कोई डायरेक्ट पीपी बॉन्ड नहीं है। 4 phosphorus atoms lie at the corner of a tetrahedra. At each edge of tetrahedra, one oxygen bridges the 2 phosphorus atoms. टेट्राहेड्रा की हर एक एज पर एक ऑक्सीजन 2 फास्फोरस को ब्रिज कर रहा है। ज्योमेट्री ऑफ P4O10 ऐसी ही रहेगी। 4 फास्फोरस एटम टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे लाई करेंगे, कोई डायरेक्ट पीपी बॉन्ड नहीं होगा। टेट्राहेड्रा की हर एक एज पर एक ऑक्सीजन 2 फास्फोरस एटम्स को ब्रिज करेगा। यही ज्योमेट्री है। बट इस ज्योमेट्री में जहां हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर था, तो ये फास्फोरस एक एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड कर देगा। तो इस ज्योमेट्री में 4 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे और उस फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, तो ये P4O10 है। तो ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री है जो ज्योमेट्री पता होने पर बताई जा सकती थी। कि ये ज्योमेट्री हमें पता होती तो हम इनको एक्सप्लेन कर पाते। इन ज्योमेट्रीज से कई प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि P4O6 में या P4O10 में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस? आंसर इज sp3। या क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी pp bonds are there in this geometry P4O6? आंसर इज 0, बिकॉज डायरेक्ट pp बॉन्ड तो है ही नहीं। ये डॉटेड लाइन तो केवल उनके रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए बनाई गई थी। चाहो तो हम इन्हें मिटा भी सकते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट पीपी बॉन्ड इन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कोई डायरेक्ट पीपी बॉन्ड नहीं रहता है। तो ये P4O6 और P4O10 की ज्योमेट्री है। तो हमने कुछ एग्जांपल ऐसे देखे जिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर कई एग्जांपल ऐसे देखे जिनकी ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो हमें कॉन्सेप्चुअली थोड़े मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे देखे जिनकी ज्योमेट्री अनप्रेडिक्टेबल रहेगी और उसको हम पता कर लेंगे पहले, फिर उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को प्रॉपर यूज करते आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको मैनिपुलेट करते आना चाहिए। एक कोई सिस्टमेटिक पूरा मेथड नहीं हो सकता कि जिससे हम बता सकें कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी ही होगी, इसी तरीके से आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट्स यूज करते आना चाहिए
बॉन्डिंग के। तो हमने 3 प्रकार के बॉन्ड देखे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट इज द कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगला कॉन्सेप्ट आता है कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। मान लीजिए लिथियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, लिथियम आयन और क्लोराइड आयन, लिथियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना है। ये एक लिथियम कैटायन है, ये एक क्लोराइड एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर हम देखें कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में और एक आयनिक बॉन्ड में किस बात का फर्क होता है, एक एटम ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में रहता है, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक एटम ए है, एक एटम ए है, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इसको दे देता है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से नेगेटिव चार्ज और इस पर एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक आयनिक बॉन्ड है। मतलब बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इस बात में डिफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के ठीक बीच में है, दिस इज कोवेलेंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक एक्सट्रीम कोने पर है, इट इज आयनिक बॉन्ड। लेकिन मान लीजिए एक बॉन्डिंग ऐसी हुई जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल कोने पे नहीं है, थोड़ा सा इधर है, पर पूरा बीच में भी नहीं है, एज कंपेयर टू दिस। तो ये बॉन्ड होता तो ये पूरी तरह आयनिक होता, बट इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा बीच में खिंच गया है, और बीच में आया नहीं है लेकिन बीच की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आ गया है। यहाँ आता तो बीच होता, यहाँ पर पहुंच गया है, तो ये पूरी तरह आयनिक भी नहीं बचेगा। इसमें थोड़ा क्या जाएगा, कोवेलेंट नेचर। मतलब अब इस पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन उधर चला गया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया है, पूरा नहीं आया है। नाउ इस बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट नेचर आ गया है अभी भी ये आयनिक बॉन्ड है अभी भी आयनिक बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पर चार्ज कम नहीं करेंगे, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव बताएंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि ये प्योर 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें हल्का सा कोवेलेंट नेचर आ गया है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अच्छा, जब एक बॉन्ड बनता है तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं बनता है। जैसे इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं कि 100% आयनिक बॉन्ड है, ऐसा कभी नहीं होता है। सपोज एक कैटायन है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, इसके पास एक एनायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इस एनायन के आसपास ये कैटायन नहीं होता, इस एनायन के आसपास ये कैटायन नहीं होता, तो इस एनायन के आसपास नेगेटिव चार्ज का क्लाउड, अगर इस एनायन के आसपास कैटायन नहीं होता तो इस एनायन के आसपास नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड होता वो पूरा सिमेट्रिक, सब तरफ सिमेट्रिकल वे में फैला रहता, बिकॉज इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को सब तरफ से बराबर पुल करता। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड न्यूक्लियस से सब तरफ बराबर पुल होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकल रहेगा, स्फेरिकल शेप में। बट इसकी तरफ एक कैटायन यहाँ है, इस तरफ नहीं है, कैटायन इस तरफ है, तो ये कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींचेगा।
और ये इसके शेप को स्फेरिकल के बजाय थोड़ा खींच कर ओवल कर देगा, इसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप स्फेरिकल होना चाहिए था वो इधर खींचकर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसकी तरफ थोड़ा खिंच जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। वी विल से कि कैटायन ने एनायन को पोलराइज कर दिया, उस कैटायन ने उस एनायन को पोलराइज कर दिया। तो पोलराइजेशन क्या है? द डिस्टॉर्शन in the shape of the distortion in the shape of electron cloud of anion due to cation is called polarization. cation एनायन के शेप को जो डिस्टॉर्ट करता है, बिगाड़ देता है, ये पोलराइजेशन कहलाता है। अच्छा, ये पोलराइजेशन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को दोनों के बीच में की कोशिश करता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में लाने की कोशिश करता है। मतलब ये उस आयनिक बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर आता है। इसलिए एक आयनिक बॉन्ड पूरी तरह प्योर आयनिक नहीं रह पाता, उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर आ जाता है। ये कोवेलेंट नेचर ज्यादा आएगा अगर पोलराइजेशन, कोवेलेंट नेचर ज्यादा कब आएगा? जब पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है या जब पोलराइजेशन कम हुआ है? बताइए। कोवेलेंट नेचर कब ज्यादा कब आए? जब पोलराइजेशन कम होगा, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बीच में खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना बीच में आएगा, अभी मैंने बताया बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होना मतलब कोवेलेंट नेचर। तो ग्रेटर द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवेलेंट नेचर इन दैट आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है कि ये पोलराइजेशन ज्यादा कब हो, ये पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा? ये जो कैटायन पोलराइज कर रहा है इस एनायन को, तो कैटायन की टेंडेंसी उस एनायन को पोलराइज कर देने की, पोलराइजिंग पावर कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू पोलराइज द एनायन the tendency of a cation to polarize the anion is called its polarizing power. The tendency of a cation to polarize the anion is called its polarizing power. तो एक कैटायन की टेंडेंसी होती है कि वो उस एनायन को पोलराइज कर सके, वो उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो एनायन है ये पोलराइज हो रहा है, तो मान लीजिए आपके पास में है लिथियम क्लोराइड, आपके पास में सोडियम क्लोराइड, आपके पास में है पोटेशियम क्लोराइड। मींस एनायन तो कॉमन है तीनों में,
कैटायन अलग अलग है, तो ये कैटायन इसको अलग अलग ढंग से पोलराइज करेंगे, कैटायन चेंज हो रहे हैं, और उन तीनों कैटायन की पोलराइजिंग पावर अलग अलग होगी। तो इन तीनों बॉन्ड में अलग अलग कोवेलेंट नेचर आएगा, किसी में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा। तो एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट नेचर आना है ये डिपेंड करेगा उसके कैटायन पर, उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर पे। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा? जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी या जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होगी। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा? सर पोलराइजिंग पावर जब ज्यादा होगी। जब किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बीच में आएगा, अभी बताया था। मगर मान लो आपने LiCl, LiBr, LiI ले लिया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कैटायन तो तीनों के केस में सेम है, एनायन अलग अलग है। कैटायन तीनों के केस में सेम है, एनायन तीनों केस में अलग अलग है। तो यहाँ कैटायन सेम है, एनायन अलग अलग है, तो इन तीनों बॉन्ड में सेम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा या अलग अलग कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा? सर इन अलग तीनों अलग। बॉन्ड में अलग अलग कोवेलेंट अलग कैरेक्टर अलग आएगा। मगर अब की बार यहाँ अलग अलग कोवेलेंट कैरेक्टर आने का रीजन एनायन रहेगा। जो एनायन ज्यादा पोलराइज हो रहा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो कैटायन की टेंडेंसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। एनायन की टेंडेंसी टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड इट्स polarizability. The tendency of anion to get polarized is called its polarizability. उसकी पोलराइज हो जाने की एबिलिटी। तो एक एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा खींचेगा और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा खींच जाएगा। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है। तो कैटायन की टेंडेंसी होती है पोलराइजिंग पावर, एनायन की टेंडेंसी होती है उसकी पोलराइजेबिलिटी। कैटायन की टेंडेंसी होती है उसकी पोलराइजिंग पावर, एनायन की टेंडेंसी होती है उसकी पोलराइजेबिलिटी। द पोलराइजिंग पावर of a cation is directly proportional to its charge. इस बात को समझना आसान है। एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन एनायन को कम खींचेगा, एक 2 पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन उसी एनायन को खींचेगा। ये कम खिंचाएगा, ये ज्यादा खींचा जाएगा, क्योंकि वह कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है।
तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएगा. The polarizing power of a cation is directly proportional to its charge. That's why we can say that LiCl or BeCl2, LiCl और BeCl2 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? Which is more covalent, LiCl और BeCl2? सर BeCl2. BeCl2 ज्यादा कोवेलेंट रहेगा बिकॉज उसके पास बेरिलियम 2+ आयन है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसकी. अच्छा, सपोज आपके पास में कंडीशन ऐसी नहीं है, बल्कि कंडीशन ऐसी है कि दो एनायन, एक कॉमन एनायन आपके पास में है, इसके पास एक छोटा कैटायन है, इसके पास एक बड़ा कैटायन. इनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के पास रहेगा. सपोज ये एनायन सेम साइज के हैं, एक छोटा कैटायन है और एक बड़ा कैटायन है. ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी रहेगी, छोटे कैटायन की कि बड़े कैटायन की? सर बड़े के। छोटे कैटायन की. पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसकी रहेगी? बड़े कैटायन. सर छोटे कैटायन की. आदित्य घई बोल रहे हैं छोटे कैटायन की. छोटे कैटायन की ज्यादा क्यों रहेगी? सर क्योंकि सर छोटा कैटायन ज्यादा डेंस होगा, उसका न्यूक्लियर सर जो वो उसे खींच पाएगा ज्यादा पावर से. अगर आप इस बात को ऐसा बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये r पे डिपेंड करता है. तो छोटा कैटायन रहेगा तो डिस्टेंस कम रहेगी, बड़ा कैटायन होगा तो थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा देगा. तो छोटे कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी. The polarizing power of a smaller cation will be more because ये एनायन है, इससे छोटा कैटायन लगा हुआ है, ये एनायन है उससे बड़ा कैटायन लगा, डिस्टेंस बढ़ गई है या डिस्टेंस कम है. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है और उसके साइज, ये यहां से भी बता सकते हैं चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों रहती. ये एनायन है, कॉमन है, लेकिन ये कैटायन है, तो कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहना है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो एनायन को दे पाता. यहीं से दिख रहा है. तो LiCl और NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कौन रहेगा? LiCl और NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कौन रहेगा? LiCl। LiCl ज्यादा कोवेलेंट रहेगा बिकॉज LiCl में लिथियम कैटायन का साइज छोटा है. ठीक है, तो एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, एक एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है. अच्छा, एक एनायन की पोलराइजेबिलिटी is directly proportional to its charge. Polarizability of the anion is also directly proportional to its charge होगी, because ये k q1 q2 upon r स्क्वायर होगा. अब की बार एनायन का साइज चार्ज ज्यादा रहेगा तो कैटायन उससे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. लेकिन इस फॉर्मूले के बजाय अगर हम उसको ऐसे जस्टिफाई करें
कि एक कैटायन था, उसके पास एक छोटा एनायन था, एक कैटायन था, उसके पास एक बड़ा एनायन था। तो छोटे एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर रहेगा, वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा। लेकिन एक बड़ा एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कम कर लेगा और इसके कारण ये पोलराइज हो जाएगा। जबकि छोटे एनायन को पोलराइज करना आसान नहीं रहेगा, बिकॉज इसका न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल को अच्छे से पकड़ा रहेगा। ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि या ये डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होकर खिंच जाएगा कहीं और। तो बड़े एनायन, अच्छा नहीं, ये तो साइज से बात हो गई, खैर उसको बता दिया है तो पहले लिख दो। तो polarizability of the anion is directly proportional to its size. बड़ा एनायन ज्यादा आसानी से पोलराइज हो जाएगा बजाय छोटे एनायन के। The polarizability is directly proportional to size. यहीं पर हम बात कर लें कि मान लो दो एनायन है सेम साइज वाले, एक पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पर दो नेगेटिव चार्ज है। तो जिस पर ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं करेगा। ये एक ही नेगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा अच्छे से होल्ड होगा, तो ये ज्यादा पोलराइज होगा। तो किसी एनायन की पोलराइजेबिलिटी उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो LiCl, LiBr, Li में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? LiCl, LiBr, Li में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? सर LiI के पास, क्योंकि लिथियम तो कॉमन है सबके पास। क्लोराइड आयन छोटा रहता है, ब्रोमाइड आयन बड़ा रहता है, आयोडाइड आयन सबसे बड़ा रहता है। ये बड़ा आयन होने के कारण ज्यादा पोलराइज होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ज्यादा आएगा। तो LiI में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन is directly proportional to its charge and inversely proportional to its size. Polarizability of the anion is directly proportional to its charge and directly proportional to its size. NaCl और AgCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? NaCl और AgCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? NaCl के पास। NaCl के पास क्यों रहेगा? सर क्योंकि NaCl का साइज छोटा है AgCl से। सोडियम का साइज छोटा है, सिल्वर एटम का साइज बड़ा होगा। क्लोराइड तो दोनों में कॉमन है। सोडियम छोटा होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम में आउटर शेल सेकंड रहती है। सिल्वर का एटॉमिक साइज बड़ा रहता है, उसका एटॉमिक नंबर 47 है। सिल्वर आयन के पास 4 ऑर्बिट रहते हैं, सोडियम आयन के पास 2 ही ऑर्बिट रहते हैं। सोडियम आयन छोटा रहेगा, सिल्वर आयन बड़ा रहेगा। मगर यह उल्टा होता है,
AgCl is more covalent than NaCl. जबकि जो हमने सीखा उस हिसाब से ये उल्टा आंसर आ रहा है. AgCl is more covalent than NaCl. सिल्वर एटॉमिक नंबर होता है 47. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बताइए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, 1 प्लस आयन. सिल्वर एटॉमिक नंबर 47 होता है और एक पॉजिटिव चार्ज इस पर है. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर 1 प्लस आयन and calculate the number of electrons in the outermost shell. सिल्वर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर 47. सर 6. गलत है. Sir, 2. सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. यहां तक 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. 4p6 तो 36 हो गए. 5s2 तो 38 हो गए. 4d9 तो 47 हो गए. अगर एक कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. वैसे सिल्वर पीरियोडिक टेबल में कॉपर के नीचे आता है, तो ये 4s3d9 के बजाय 4s1 3d10 होता है. पहली बात तो कॉपर के जैसा ही इसमें भी बात रहती है. दूसरी बात, एक कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उसको अरेंज कर लेते हैं ताकि एक ऑर्बिट की चीजें एक जगह आ जाए. एक ऑर्बिट ये सब एक जगह आ गई. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट. अब जब कैटायन को कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो बचा आउटर शेल ये वाली. तो सिल्वर के आउटर मोस्ट शेल में 2 और 6, 8 और 10, 18 इलेक्ट्रॉन है. ये आप लोग प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सिखाया था. कोई भी एक प्रॉपर सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है. तो सिल्वर के पास आउटर मोस्ट शेल ये तो खत्म हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया. आउटर शेल ये है.
किसी एटम के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन था। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का चला गया, तो सोडियम के पास आउटर शेल ये है। तो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ns2np6 कॉन्फ़िगरेशन होना, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन किसी एटम या आयन के आउटर मोस्ट शेल में ns2np6 and d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ns2np6 कॉन्फ़िगरेशन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ns2np6 and d10 18 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होना सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो सिल्वर आयन के पास में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि सोडियम कैटायन के पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कोई डाउट है इसमें? अभी कल कोई तो डाउट क्लास में पक्का पूछेगा कि सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। किसी आयन के आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन यदि हुए ns2np6 and d10, तो ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर हम किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर में एक पॉइंट और जोड़ लें। इफ द कैटायन हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, if the cation has pseudo noble gas configuration, then its polarizing power is very high. अगर कैटायन के पास में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बेहद ज्यादा हो जाती है, फिर भले ही उसका साइज थोड़ा बड़ा क्यों ना हो। तो सिल्वर कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा है, सोडियम कैटायन का साइज छोटा है, मगर ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला कैटायन है, ये इसको ज्यादा पोलराइज कर देता है, ये उतना ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाता। तो अगर आपको एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर चेक करनी है तो सबसे पहले चेक करें कि उसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, फिर ये भी चीजें देखें, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी चेक करनी है तो उसका चार्ज और उसका साइज देखें। तो क्वेश्चंस जो आते हैं इस सेक्शन के वो आते हैं कि आपको दो कंपाउंड दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड्स में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा। अच्छा, ये है क्या कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड तो अभी भी आयनिक है, उसमें हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर चेक करना है, तब आपको अगर कैटायन डिफर कर रहा है तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखनी चाहिए, और एनायन डिफर कर रहा है
तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी चेक करनी चाहिए. These three statements and these two statements regarding the polarizing power of cation and the polarizability of anion, these are called Fajans rule. ये फजान्स रूल कहलाते हैं. कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट फजान्स रूल कहलाते हैं. तो बाय यूजिंग फजान्स रूल, कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड can be explained. Next one is सपोज एक बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां रहना चाहिए था, तो ये 100% कोवेलेंट होता. वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पर है, मतलब है तो अभी भी बीच में ही, बट थोड़ा सा एक ही तरफ शिफ्टेड है. तो ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट है, बट इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा. द आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. द आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अब की बार बॉन्ड प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट रहेगा, बट उसमें हल्का सा आयनिक कैरेक्टर रहेगा. कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. When a covalent bond is formed between two similar atoms, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दोनों एटम के ठीक बीच में रहता है. बिकॉज दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी किसी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर पाएगा. बट व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां रहने के बजाय, बिल्कुल बीच में यहां रहने के बजाय यहां थोड़ा खींच गया इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ. और क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने से इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच जाने से जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे क्रिएट हुआ है, उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट हुआ. तो एज अ होल इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज तो न्यूट्रल है, बट इस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल अप हो गया है, जबकि यहां कोई पोल डेवलप नहीं हुआ. तो these molecules are called non-polar molecules, while this molecule is a polar molecule. ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिस पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो चुका है. इसके नेगेटिव पोल पे जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके पॉजिटिव पोल पे सेम उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सो दैट इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 रहेगा. This type of covalent bond is called a polar covalent bond, and this molecule is called polar molecule.
और ये क्या कर रहा है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर डेवलप कर दे रहा है. सो द टॉपिक इज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जब एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है कि जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं. एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेट होते हो, दैट इज कॉल्ड अ डायपोल. डायपोल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है when two equal and opposite charges are separated at some distance, then it is called a dipole. Suppose Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव चार्ज d डिस्टेंस पे सेपरेट है एक दूसरे से, तो ये सिस्टम एक डायपोल है. और कोई डायपोल सिस्टम जब बनता है तो उस डायपोल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है डायपोल मोमेंट. एक डायपोल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है डायपोल मोमेंट. किसी भी एक पोल पे चार्ज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. क्योंकि दोनों पोल पे इक्वल चार्ज है तो किसी भी एक पोल का चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ डायपोल इज कॉल्ड इट्स डायपोल मोमेंट. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? इफ द चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन कूलम and distance is expressed in meter, its unit will be coulomb meter. cm सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि c कैपिटल है, कूलम है. और इफ द चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज. ये एक डिस्टेंस d पे सेपरेट है. तो हम चार्ज को कूलम में बता रहे हैं, डिस्टेंस को मीटर में बता रहे हैं. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. बट चार्ज की एक और यूनिट है ESU. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU होता है. जनरली जो चार्ज की हम यूनिट यूज करते हैं वो होती है कूलम, बट अनदर यूनिट फॉर चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU. तो ESU सेंटीमीटर, यहां पर ये सेंटीमीटर का C, सेंटीमीटर का C है. मतलब अगर इस डायपोल में चार्ज को ESU में बताया जाए, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में बताया जाए, तो यूनिट विल बी ESU सेंटीमीटर. चार्ज को कूलम में बताया जाए, डिस्टेंस को मीटर में बताया जाए. ठीक है. सपोज एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे सेपरेट है. हमारे पास एक ऐसा डायपोल सिस्टम है जिसपे एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर सेपरेट है. तो इसका डायपोल मोमेंट ESU सेंटीमीटर में कितना होगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU. एंड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ये होगी 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर.
1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, बट सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगी। तो वी कैन राइट 4.8 into 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस 10⁻⁻18 सेंटीमीटर पूरी टर्म को एक नई यूनिट बना दी जाए, दैट इज कॉल्ड डी बाय। तो डायपोल मोमेंट की दूसरी यूनिट हो जाती है डी बाय। मतलब मैं इस पूरी 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर को यूनिट बना दूं डी बाय, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट होगा 4.8 डी बाय। तो 1 डी बाय होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर या ESU सेंटीमीटर, और डी बाय 1 डी बाय होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट 4.8 into 10⁻18 ESU सेंटीमीटर बोलने के बजाय ज्यादा आसान है 4.8 डी बाय बोलना। तो डी बाय जो थोड़ी आसान यूनिट हो जाती है। तो डायपोल सिस्टम और उसकी प्रॉपर्टी रहती है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की यूनिट ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनका वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक मिनिएचर डायपोल का काम करता है। ये एक डायपोल बन गया, ऐसा ही सिस्टम तो है ये। बस यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने के बजाय पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है। तो ये सिस्टम एक डायपोल है, और अगर ये सिस्टम एक डायपोल है तो इसका एक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता, इन दोनों में से कोई एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ है। तो अच्छा, डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन डायपोल के पॉजिटिव एंड से डायपोल के नेगेटिव एंड की तरफ बताई जाती है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी पोजीशन डायपोल के पॉजिटिव एंड से डायपोल के नेगेटिव एंड की तरफ बताई जाती है। इसको एक एरो से इंडिकेट करेंगे और इसकी टेल काट देंगे। मतलब HCl मॉलिक्यूल में एक डायपोल प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में इसको लिखेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी है। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन मानी जाएगी। तो किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, मतलब उस मॉलिक्यूल में उतना आयनिक नेचर है उस कोवेलेंट बॉन्ड में। एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कम रहेगा वो कम पोलर है, और जीरो रहेगा वो नॉन पोलर है। इन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो है। तो डायपोल मोमेंट कैन बी जीरो when no charges appeared on either of the atom, or dipole moment can be positive term। डायपोल मोमेंट नेगेटिव नहीं होगा, भले यहाँ नेगेटिव चार्ज आप ले लो मगर उसका तो मॉड लेना है। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा या जीरो आ सकता है। जीरो आना इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पॉजिटिव आना इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल पोलर है। जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा पोलर है। तो हमने देखा कोवेलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक नेचर आ रहा है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के आयनिक नेचर का मेजर है उसका
डायपोल मोमेंट। कई बार ये होता है कि एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। बट कई बार ये भी होता है कि एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, जैसे HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल है। मगर एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो हो मगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो मगर वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, हाउ इट इज पॉसिबल? जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहां से होंगे उसमें? तब तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना। मैं तो कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो मगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। सर अगर HCl के बाजू में और HCl के मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर उनका नहीं, ये मॉलिक्यूल के effect- बगल में मॉलिक्यूल मत करो। तुम जो कहना चाह रहे हो वो ये हो कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें पोलर कोबॉन्ड तो हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये पोलर बॉन्ड है। एक डायपोल इसका क्रिएट इधर होगा मगर एक डायपोल इसका क्रिएट इधर होगा और इन दोनों का वेक्टर एडिशन 0 आ जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर वेक्टर एडिशन 0 नहीं आएगा बिकॉज सिंगल वेक्टर है, मगर यहां वेक्टर एडिशन नेट 0 आ जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, मतलब डिफरेंट एटम्स के बीच में बनने वाले पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो मगर वो ऐसे अरेंज हो कि उनका नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो उस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल जो रहता है उसका नेट डायपोल मोमेंट उसके सारे इंडिविजुअल डायपोल्स का वेक्टर सम होता है। The net dipole moment of a molecule is equal to the vector sum of individual dipoles moments. सर ये समझ नहीं आया सर, ये वेक्टर एडिशन वाला पिछले के। फोर्स पढ़ते हो कि नहीं फिजिक्स में? यस सर। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पे नेट कितना लगेगा? 0। वैसे ही वेक्टर एडिशन भी होगा। एक डायपोल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेट नहीं खींचेगा किसी भी तरफ, क्योंकि जितना इधर खींच रहा है उतना उधर भी खींच रहा है। खैर इस बात को अपन नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। प्रज्ञान शर्मा, चलिए नेक्स्ट क्लास में